Hey guys, welcome to Prelims View। इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर ये जो चैप्टर है, इसमें से जो भी केसेस है वो हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हैं। तो इस वजह से इस चैप्टर को जो है हम एक शॉर्ट लेक्चर में निपटा लेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 1951 में जब एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट आया था, ओके, तो उस टाइम पर ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था। तो इस केस की जो जजमेंट थी, उस टाइम पर ये क्वेश्चन उठा था कि क्या जो भी अमेंडमेंट होते हैं उनको अंडर आर्टिकल 13 एज अ लॉ माना जाए या नहीं। तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जो थी उन्होंने जजमेंट दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते दे वर एक्ट, दे क्या है, दे आर एक्ट। सो एक्ट जो है वो अंडर आर्टिकल 13 के डेफिनेशन में नहीं आता है एंड ये लॉ नहीं है। ओके, यहाँ पर इन्होंने ये कहा था और वहां पर इन्होंने जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो डीपीएसपी को अमल में लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर सकते हैं, टेक अवे कर सकते हैं। ओके, सो डीपीएसपी को जो है वो हायर पेडिस्टल पर, हायर पोजीशन पर रख दिया था एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स। सो इससे ये उठकर आया था कि Parliament can amend any of the fundamental rights. Parliament can take away any of the fundamental rights of an individual for implementing DPSPs. DPSPs के जो भी प्रावधान है, जो भी प्रिंसिपल्स है, उनको अगर अमल में लाना है तो उसके लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, वो लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग बनता है, तो देन ये फंडामेंटल राइट्स को भी छीन सकता है। ओके, सो ये थी शंकर प्रसाद जजमेंट। लेकिन उसी के बाद 1967 में क्या हुआ, गोलकनाथ केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट से यू टर्न ले लिया, पूरा का पूरा 180 डिग्री में यू टर्न ले लिया। उन्होंने क्या किया, पहले जो फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के सब्सिडरी बना दिया था, अब उल्टा कर दिया, फंडामेंटल राइट्स को बना दिया सुप्रीम और डीपीएसपी को बना दिया उसकी सब्सिडियरी। यहाँ पर गोलकनाथ केस में क्या जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ट्रांसडेंटल एंड इम्यूटेबल है। उनका जो पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन वो इम्यूटेबल है, आप उनको मिटा नहीं सकते हो। दे कैन नॉट बी एब्रिज, उनको आप छीन नहीं सकते हो फंडामेंटल राइट्स को। ओके, सो उनको सुप्रीम बना दिया, सैक्रोसेंट बना दिया इन गोलकनाथ केस। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है दे फॉल अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो कि लॉ की डेफिनेशन को बताता है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, जो भी आर्टिकल 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, वो सभी के सभी क्या होंगे, अंडर आर्टिकल 13 आएंगे। ओके, आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। ये पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टू द पार्लियामेंट कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368। लेकिन गोलकनाथ केस में ये बताया गया कि ये जो भी अमेंडमेंट्स होंगे ना इस अंडर आर्टिकल 368, ये सभी आर्टिकल 13 का पार्ट होंगे। ओके, देन अब गोलकनाथ केस जो हुआ उससे क्या हुआ, पार्लियामेंट की ये जो पावर थी तो अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते थे, ये अब रही नहीं। तो फिर इसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू द गोलकनाथ केस, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1971 का वो आया। अब इस टाइम पर गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी जी की, और आप सभी को पता है कि उस टाइम पर क्या हुआ, बाद में आया इमरजेंसी आ गई, राइट। तो इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी ना, वो तो उनको तो यही चाहिए था कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम रहे, राइट। तो गोलकनाथ केस ने तो उनकी पावर ही छीन ली। तो उन्होंने क्या किया, फिर 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया ऑफ 1971, और उसमें क्या किया, उन्होंने कहा कि दे अफर्म द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि वो किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बाय अमेंडिंग आर्टिकल 13 एंड 316। आर्टिकल 13 के अंतर्गत अगर ये डेफिनेशन आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक लॉ माना जाता है, तो आर्टिकल 13 को भी हम बदल देंगे, हम आर्टिकल 368 को भी बदल देंगे, और उससे पार्लियामेंट को ये पावर दे देंगे कि भाई पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये ला लिया उन्होंने प्रोविजन इन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1971। और सेकंड प्रोविजन क्या बनाया, अब तक प्रेसिडेंट के पास क्या था कि अगर कोई भी बिल
प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास तीन चीजें थी, या तो एसेंट दे दे, या वो एसेंट ना दे, या तो विथ हेल्ड कर दे। ओके, ये तीन चीजें थी। अब इनको भी हटा दिया। उन्होंने क्या बोल दिया कि दे मेड इट कंपल्सरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो प्रेसिडेंट को कंपल्सरी उसका एसेंट देना पड़ेगा। ओके, सो ये जो प्रावधान थे, तीन प्रावधान कि उनकी खुद की डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडेंट की, वो चाहे एसेंट दे या ना दे, तो उसको हटा दिया। प्रेसिडेंट को अब क्या कर दिया, बाइंडिंग बना दिया ये कि उनको बिल को जो है एसेंट देना ही देना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन अगर आता है किसी भी एग्जाम में कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द पावर टू गिव एसेंट हैज बीन बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, तो किस अमेंडमेंट की वजह से आया था, द अमेंडमेंट of 1971, that is 24th Constitutional Amendment Act, okay, of 1971। okay, अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है ना दोस्तों, आपको तो सबको पता है कि अगर प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग बनाया है तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट होगी, उन्होंने क्या किया है, इनके अधिकार छीने होंगे। ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। ओके, ऐसा हुआ ही होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी वो खुद को सुप्रीम बनाना चाहती थी, तो उन्होंने क्या किया, बाकी लोगों के अधिकार छीन लिए। तो प्रेसिडेंट का ये जो अधिकार था उसको छीन लिया, तो उनको क्या बना दिया, ये बाइंडिंग बना दिया उनके ऊपर कि आप कंपलसरी क्या करो, एसेंट दे दो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। ओके, सो ये ट्रिक है कि आप याद रख सकते हो कि उस टाइम पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट होगी और फिर वो टाइम होगा 1970 से लेकर 75-76 तक का, राइट। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, इससे पावर जो है वो छीन ली गई प्रेसिडेंट से और उनके ऊपर ये बाइंडिंग बना दिया कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है उनको अपनी एसेंट दोगे ही दोगे, कंपलसरी दोगे। ओके ओके, देन फिर से 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल आया उन्होंने 1971 का। उसमें क्या किया, उन्होंने करटेल कर दी द फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी। अब अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1F के अंतर्गत क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी था एज अ फंडामेंटल राइट, है ना, ये फंडामेंटल राइट था। देन आर्टिकल 31 जो था ये भी डील करता था किससे, राइट टू प्रॉपर्टी से, एक फंडामेंटल राइट था। तो ये जो प्रावधान थे राइट टू प्रॉपर्टी, ओके, इनको क्या कर दिया, इनको हटा दिया, डायरेक्टली एबॉलिश कर दिया, इनको करटेल कर दिया। किस अमेंडमेंट ने, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। इस फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, करटेल कर दिया। ओके, बाद में चलकर इसको अंडर आर्टिकल 300A एज अ लीगल राइट बना दिया गया, ओके, ऑफ द प्रॉपर्टी। देन सब क्लॉज बी क्या था इसमें, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 में, उसमें कहा गया था कि दे प्रोवाइडेड दैट एनी लॉ मेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेंट इन आर्टिकल 39B और C। अगर कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल होगा जो आर्टिकल 39B और C में होगा, उनके ऊपर अगर लॉ बनाया जाता है, उनको इफेक्ट बनाने के लिए अगर लॉ बनाया जाता है, तो दे कैनॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 14, 19 और 31, कि उनको किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर पाओगे कि उनकी वजह से आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 13 ब्रीच हुआ। अभी 39B और C जो थे DPSP, इसमें क्या लिखा था, तो 39B क्या बोलता है, 39B एंड 39C, ओके, 39B क्या बोलता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेस का, ओके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेस का। और सी क्या बोलता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, किसी एक ही बंदे के पास बहुत सारी वेल्थ क्या नहीं होनी चाहिए, एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जितने भी रिसोर्सेस है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड 39C क्लॉज क्या कहता है कि किसी एक बंदे के पास इतनी सारी वेल्थ का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इन प्रावधानों को इंप्लीमेंट करना है तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि आर्टिकल 14, 19 एंड 31 को क्या कर सकती है, वायलेट कर सकती है। 31 को, 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, अंडर 19 में भी राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया और बाकी के सारे भी फंडामेंटल राइट्स है। एंड आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी के बारे में बोलता है। अगर यहाँ पर आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो इक्वालिटी के अंतर मतलब इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। ओके, सो अगर वो 14, 19 और 31 को
वॉयलेट भी कर रहा है, लेकिन उससे अगर 39B और C ये जो प्रावधान है इनके ऊपर सरकार कोई कानून बना रही है तो आप किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये कहा था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब अगर किसी भी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर पाओगे तो कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसको आपने क्या कर लिया, छीन लिया, राइट। सो इससे पूरी तरह कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू JR की जो राइट था सुप्रीम कोर्ट का, इसे आपने छीन लिया। तो इसके रिस्पॉन्स में जैसे देखिए गोलकनाथ केस के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ कानून बनाए, ओके। तो उसी तर्ज पर क्या किया फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने कानून बनाया ना, तो हम भी क्या करेंगे उनके अगेंस्ट कुछ, जब भी केस आएगा तो हम भी क्या करेंगे उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सुनवाई करेंगे, ओके। तो उसके बाद केशवानंद भारती केस आया। फिर केशवानंद भारती केस में क्या किया फिर पार्लियामेंट ने, ये केस आया था 24 अप्रैल 1973। अब बहुत बार मैंने कह दिया कि ये सचिन जी का बर्थडे है, सचिन तेंदुलकर, ओके। इससे आप याद रख लो इसको, 24 अप्रैल 1973। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है, ओके, ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे एक चीज निकल कर आई थी, वो थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ओके। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि लॉज जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो भी लॉज हो गए, ओके, कैनॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, ओके, इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो आप कह रहे हो ना कि लॉज कैनॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती है, ओके। या फिर बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको पार्लियामेंट वॉयलेट नहीं कर सकती, इसको छीन नहीं सकती है, ओके। ये जजमेंट दी थी केशवानंद भारती केस में। तो उन्होंने ये डिफाइन तो नहीं किया था कि क्या क्या पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, लेकिन उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो आपने 25th जो आपका अमेंडमेंट था ना 1971 का, जिसमें आपने ये सब क्लॉज बी बोला था कि भाई डीपीएसपी को अमेंड इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया जाता है तो ओके ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसको किसी कोर्ट में भी आप नहीं ले जा पाओगे, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इस वजह से इस क्लॉज को उन्होंने क्या किया, नल एंड वॉइड करार दे दिया। उसका जो ए था, ए जो सब क्लॉज था कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी जिसको एबोलिश किया जाता है तो उसको करटल किया जाता है, तो इसको ठीक है, इसको क्या किया, वैलिड करार दे दिया केशवानंद भारती केस ने। लेकिन ये जो पावर है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट की पावर को हटा रहे हो कि उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी, किसी कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते हो, इसको उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया, ओके। सो केशवानंद भारती केस ने 25th जो अमेंडमेंट था उसका ए जो क्लॉज है उसको वैलिड करार दे दिया और बी क्लॉज को क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। अब क्यों कर दिया, क्योंकि उसमें लिखा था लॉस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, ओके। तो ये जो पार्ट है इसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड करार दे दिया। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पार्ट है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आप बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो हटा नहीं सकते हो, ओके। देन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के क्लॉज बी को उन्होंने नल एंड वॉइड करार दे दिया। अब केशवानंद भारती जो केस है उससे निकल कर आया था फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, और बाद में फिर आगे चलकर केस बाय केस क्या हुआ, उसमें चीजें जुड़ती गई। उन्होंने डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ चीजों की कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फॉर एग्जांपल फेडरल सिस्टम जो है हमारी वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ओके। देन ये खुद लॉज जो है कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये एक हमारी जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है और जुडिशियल रिव्यू क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो है वो केशवानंद भारती केस ने दे दिया था यहाँ पर, ओके ओके। देन मिनर्वा मिल्स केस भी हुआ था उसके बाद। अब मिनर्वा मिल्स जो केस था वो था 1980 में। इसमें क्या हुआ था कि जो जजमेंट था वो देखेंगे हम कि डिनाइड द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉ। इसमें भी फिर क्या हुआ कि जुडिशियल रिव्यू की पावर छीनी गई, कि इसमें पावर जो है डिनाइड द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टेट लॉ। किसी भी जो स्टेट लॉ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो कंसिडर करने की जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट की, इसे हटा दिया गया, इसे हटा दिया गया था, ओके। सो आपको तो पहले ही कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि लॉस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे ही जुडिशियल रिव्यू करते हैं। अगर आप जुडिशियल रिव्यू को ही हटाने की बात कर रहे हो तो वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसलिए मिनर्वा मिल्स में भी ये कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है भाई, आप इसको नहीं छेड़ सकते हो। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का था, इसके ऊपर सुनवाई की गई इस मिनर्वा मिल्स केस में। उन्होंने कहा कि ये जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है और आप इसे नहीं हटा सकते हो।
और उन्होंने कहा कि द कोर्ट रूल दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपनी जो पावर है अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, इसको आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते हो। इस एक्ट के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा क्या किया गया था, पार्लियामेंट ने क्या किया कि हमारी जो पावर है अंडर आर्टिकल 368 ये अनलिमिटेड है, हम किसी भी पार्ट को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, और इसके ऊपर कोर्ट सुनवाई भी नहीं करेगा उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर, ये कहा था। लेकिन फिर मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो पावर है ना ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। ओके, उन्होंने कहा कि ये पावर जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ये लिमिटेड है और आप इसे अनलिमिटेड नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ जो है जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, और इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस में ही ये कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है एंड जो डीपीएसपी है इसके बेडरॉक के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। ओके, द बेडरॉक बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इसके ऊपर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खड़ा है। ये भी जजमेंट जो है वो मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 में ही दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, ये थी कुछ केसेस जो कि इंपॉर्टेंट केसेस थी, लैंडमार्क केसेस थी। ओके, इसके बाद एक वामन राव केस भी हुआ था, तो कोई पूछ लेता है, तो वामन राव केस जो हुआ था वो भी यही पर हुआ था। वामन राव केस में भी क्या हुआ था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इसको अपलिफ्ट किया गया था। जो भी मिनर्वा मिल्स केस में या फिर जो भी केशवानंद भारती केस में ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया था ना, तो इसको ही अपहेल्ड किया था इन वामन राव केस। और वामन राव केस कब हुआ था? 1981 में। ओके, उसमें भी कहा था कि जो जो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगी उसको आप हटा नहीं सकते हो, पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि क्या केसेस है ऐसी जो ओवर द पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि वो पार्ट है ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, जस्ट सो देखिए दोस्तों, ये जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम रहेगा। अब इसे तो सुप्रीम कोर्ट या फिर पार्लियामेंट खुद हटा नहीं सकती। पार्लियामेंट आगे चलकर ये नहीं बोल सकती कि भाई सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, पार्लियामेंट ही सुप्रीम हो जाएगी। सो ये सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा एक भिन्न अंग है, विभिन्न अंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे आप हटा नहीं सकते हो। देन सॉवरिन नेचर जो है हमारे कंट्री का, डेमोक्रेटिक जो नेचर है हमारा, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी, आप आगे चलकर इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकते हो, आप आगे चलकर इसको एरिस्टोक्रेसी में नहीं बदल सकते हो, ये डेमोक्रेसी ही रहनी चाहिए। देन रिपब्लिकन नेचर जो है हमारे कंट्री का, रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, इसे आप नहीं छेड़ सकते हो। देन सेक्युलर कैरेक्टर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके, सभी धर्मों को हम लेकर चलते, सभी लैंग्वेज को इक्वली रिस्पेक्ट करते, तो ये सेक्युलर नेचर जो है, सेक्युलर कैरेक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे करार दिया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। देन फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, कि जो एग्जीक्यूटिव है एंड लेजिस्लेचर है उनके बीच में जो ये सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ओके, तो वो भी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। देन उसके बाद आता है कि ये फेडरल कैरेक्टर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अब ये जो वर्ड इसमें का इंटीग्रिटी जो है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से क्या हुआ था, ऐड हुआ था। लेकिन अब ये ऐड तो हो गया, उसको आप फिर से हटा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन क्या है, अब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, देन वेलफेयर स्टेट, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू, जिसके बारे में हमने अभी देखा, वामन राव केस में भी हो गया, मिनर्वा मिल्स केस में भी हो गया, कि जुडिशियल रिव्यू को जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हटाने की कोशिश की थी, ओके, पार्लियामेंट ने, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और आप इसे छीन नहीं सकते हो। देन फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ओके, जो भी इंडिविजुअल है उनकी जो फ्रीडम है और उनकी खुद की एक डिग्निटी है, जो जीने की एक डिग्निटी है, ओके, लिव विद डिग्निटी या फिर डाई विद डिग्निटी। अभी डाई विद डिग्निटी के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है कि वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है या नहीं, लेकिन लिव लिव विद डिग्निटी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है और वो बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। ओके, देन हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप एबोलिश नहीं कर सकते हो आगे चलकर। देन रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ जो है वो भी हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि भाई ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इसके बेसिस पर ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है और खड़ा है, तो वो सब क्या है, चीजें हैं
वो है हमारी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखिए दोस्तों, एक बार हम रिव्यू कर लेंगे फिर से इन चीजों को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि अब तक हमने क्या देखा। तो फर्स्ट हमने देखा कि जो केस हुआ था, जस्ट मिनट, 1951 में, जस्ट ये हुआ था शंकरी प्रसाद। ओके, शंकरी प्रसाद इन 1951 में हुआ था। और इसमें क्या जजमेंट निकल कर आई थी कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको ब्रीच कर सकता है कौन? पार्लियामेंट। किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सब्सिडरी बना दिया था शंकरी प्रसाद केस में ऑफ 1951, और पार्लियामेंट को ये अधिकार दे दिया था कि आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हो? ब्रीच कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया गोलकनाथ केस। ओके, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस कब हुआ था? गोलकनाथ केस आया था 1967 में। अब गोलकनाथ केस में क्या किया? पूरा का पूरा यू टर्न ले लिया, है कि नहीं? 360 डिग्री यू टर्न क्या ले लिया? जो शंकर प्रसाद केस में जजमेंट था उसको चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सुप्रीम बना दिया कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स को छीन ही नहीं सकते। अगर आपको डीपीएसपी को भी इम्प्लीमेंट करना है तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स जो है उनको आपको क्या करना है? ब्रीच नहीं करना है, आप उनको छीन नहीं सकते हो। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स को एक सुप्रीम पोजीशन दे दी गोलकनाथ केस में। ओके, इन 1967। अब गोलकनाथ केस हो गया। अब भाई अगर आपकी जो पावर है पार्लियामेंट की वही छीन रहे हो तो उसके बाद क्या हो गया? गुस्सा आ गया पार्लियामेंट वालों को। उन्होंने क्या कर दिया? 24 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको लाके रख दिया यहाँ पर। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1971 में। अब उन्होंने क्या किया? 2 क्लॉजेस बना दिए। सेकंड क्लॉज ये था कि जो प्रेसिडेंट थे हमारे, ओके, प्रेसिडेंट, अब उनके ऊपर जो बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सीए बिल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, ये बिल को जो वो एसेंट देते हैं, ओके, ये एसेंट जो है वो बाइंडिंग कर दी। ओके, बाइंडिंग कर दी मतलब अब इनको देना ही देना है एसेंट अपना, और वो आगे चलकर जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। और पहला प्रावधान क्या कर दिया 1971 में? क्या आपने जो ये पावर छीनी हमारी, हम इसको रिगेन कर दे। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को बदल सकती है। किसके लिए? अगर उसको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है? वो छीन सकती है। ओके, अब डीपीएसपी कौन से भाई? कि डीपीएसपी कौन से? तो उन्होंने जो 25th आर्टिकल है उसमें बता दिया। ओके, डीपीएसपी कौन से होंगे वो 25th आर्टिकल में बता दिया। जस्ट देखिए, डीपीएसपी कौन से छीने जाएंगे, सॉरी, जो डीपीएसपी कौन से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे वो 25th में बता दिया कि 39 बी और सी। और इसमें क्या कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर की किसी भी पार्ट को वो अमेंड कर सकती है। ओके, सो 24th में बता दिया कि पार्लियामेंट के पास कौन सा ये पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को वो ले सकती है। अगर उनको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है वो फंडामेंटल राइट्स को भी छीन सकती है, किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती हो? बदल सकती है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को बदल सकती है। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 में बता दिया कि किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट क्या है? चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। ओके, देन उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि 24th तो हो गया, अब 25th अमेंडमेंट एक्ट भी लेकर आए ऑफ 1971। ओके, इसमें भी फिर से क्लॉज ए, क्लॉज बी। क्लॉज ए में क्या कर दिया कि जो प्रॉपर्टी की राइट्स थी, ओके, प्रॉपर्टी की, उसको क्या कर दिया? करटेल कर दिया। करटेल कर दिया मतलब एबोलिश ही कर दिया। जो हमें आर्टिकल 31 मिला था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको एबोलिश कर दिया। ओके, करटेल कर दिया। सेकंड में क्या बताया कि डीपीएसपी के जो प्रावधान है, ओके, अब प्रावधान कौन से? अंडर आर्टिकल 39 बी एंड अंडर आर्टिकल 39 सी, इनको अगर इम्प्लीमेंट करना है पार्लियामेंट को। 39 बी क्या बोलता है कि वेल्थ जो है उसको क्या होना चाहिए? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और सी क्या बोलता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दो प्रावधान है इनको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए अगर फंडामेंटल राइट
को अगर ब्रीच करती है, और फंडामेंटल राइट्स कौन से, जो अंडर आर्टिकल 14 में हो, अंडर आर्टिकल 19 हो या अंडर आर्टिकल 31 हो, अगर इनको ब्रीच करती है पार्लियामेंट इन 39B एंड C क्लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है और इनके ऊपर किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। ओके, ये किसी भी कोर्ट में सुनवाई इसके ऊपर नहीं होगी, मतलब इससे जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो भी छीन ली गई। तो इसके अगेंस्ट फिर कौन सा केस आया, इसके अगेंस्ट आया मिनर्वा मिल्स केस। ओके, मिनर्वा मिल्स केस। अब मिनर्वा मिल्स 1980 में था, लेकिन उससे पहले एक केस आया, सॉरी, केबीसी केस। ओके, जस्ट मिनट, उससे पहले आया केबीसी केस। क्यों? क्योंकि केबीसी केस में क्या हुआ, इसको नल एंड वॉइड करार कर दिया था ना। ओके, सो फर्स्ट आया केबीसी केस। अब केबीसी केस कब आया था, 24 अप्रैल 1973। ओके, अप्रैल में। अब इसने क्या किया, ये जो पहला प्रावधान था ना ऑफ आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, उससे तो करार दिया कि भाई चलो ठीक है ये वैलिड है, क्योंकि आप राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको करटेल करो। लेकिन ये जो सेकंड प्रावधान था ना, जिसके बेसिस पर आप ये जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो छीन रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अगर होगा, तो उसके अंतर्गत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया जाएगा तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी नहीं कर पाएगा। ओके, उसको किसी भी कोर्ट में जो है वो आप डिस्कस भी नहीं कर पाओगे। इसको क्या कर दिया उन्होंने, नल एंड वॉइड कर दिया करार। तो 25 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1971 का, उसका क्लॉज बी जो है उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया केबीसी केस में। और नल एंड वॉइड करार करते हुए उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को यहाँ पर बताया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का एक डॉक्ट्रिन है। ओके, मूव टू द कोर लॉज जो है उनके लिए आप कोर्ट्स में जा सकते हो, कोई भी लॉज अगर बनाते हैं, ओके, उनके ऊपर आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दाद मांगने के लिए जा सकते हो। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को उन्होंने वहां पर बता दिया, लेकिन उसे डिफाइन नहीं किया। फिर आगे चलकर उस बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो डिफाइन कर देंगे कि कौन कौन सा पार्ट उसमें ऐड होगा। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर से जो है उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से कुछ एक्ट्स आते गए। 1946 का एक्ट आया। ओके, अब उस एक्ट में क्या हुआ, ये 42nd एक्ट आया 1976 का। ओके, इसमें फिर से जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है उसको करटेल कर दिया। इसके अगेंस्ट क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स केस हुआ। मिनर्वा मिल्स केस में क्या कहा ऑफ 1980 कि भाई ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना, इसको अपहेल्ड कर दिया कि आप जुडिशियल रिव्यू की पावर को नहीं छीन सकते हो। ओके, उसके बाद फिर वामन राव केस आया, वामन राव केस ऑफ 1981। इसमें भी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है इसको अपहेल्ड कर दिया कि भाई इसे आप नहीं हटा सकते हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, सो देखिए दोस्तों, ये जो चीजें थी ये थी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, कुछ लैंडमार्क केसेस जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड थी, इनको हमने आज के लेक्चर में देखा। ओके, सो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिए। कल जो है वो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको चैनल की इस जो भी वीडियोज आ रही है उसकी अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर अच्छा लगता हो लेक्चर तो उसको लाइक कीजिए, बुरा लगता हो तो उसको डिसलाइक कीजिए। कोई आपके डाउट्स है तो उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, थैंक्स अ लॉट, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।